प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या ये रियल करियर स्किल है या एक टेम्परेरी हाइप है? अगर मैं बात करूँ कोई आईटी सेक्टर में नहीं भी है उसको भी आना चाहिए। जैसे मेरे पापा भी डे टू डे टास्क करते हैं, पापा को बोलते हैं कि ईमेल लिख दे तू, मैं कहता हूँ पापा चैट जीपीटी है ओपन करो फट से मेल आएगा क्या टेंशन है। आजकल ना कंपनीज क्लेम कर रही है कि एआई से 50-70% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में क्या क्यूए टीम जिसमें आप काम कर रहे हैं वो छोटी हो जाएगी? उसको एआई भी आता होगा तो कंपनी उसको ही प्रेफरेंस देगी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे 4 बंदे कर रहे थे तो 3 बंदे की रिक्वायरमेंट हो इन फ्यूचर क्यूए में, बट उस क्यूए वाले पर्सन की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, एआई इंडस्ट्री को देख के क्या लगता है, क्या एक्चुअल में इनोवेशन हो रही है या मार्केटिंग हो रही है, फिर बस स्टोरी टेलिंग हो रही है? कंपनी क्या चाह रही है ना, वेबसाइट पे एआई लिख दे और ज्यादा से ज्यादा उसको फंडिंग मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो कर्जर एआई कोड एडिटर है, $60 बिलियन में एलोन मस्क ने उसको खरीदा, माला माल हो गया रातों रात एम्प्लॉइज। मैंने अपने दोस्त को बताया तो वो कहता है यार मुझे भी ऐसे स्टार्टअप में काम करना है, बस फिर पूरी जिंदगी बैठ के खाओ। आजकल रिज्यूमे में चैट जीपीटी, क्लॉड, कोपायलट लिखना स्मार्ट है या रिस्क है? इंटरव्यू को कैसे पता चलता है कि ये बंदा फेक है या रियल है? प्लेराइट और सेलेनियम? प्लेराइट इन 2026। चैट जीपीटी और क्लॉड? चैट जीपीटी फॉर डे टू डे टास्क, क्लॉड फॉर कोडिंग। कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग? कोडिंग प्लस प्रॉम्प्टिंग आई वुड से। सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली। मैनुअल टेस्टिंग अलाइव इन 2030? यस यस, आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी अलाइव, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी। मुझे उन यूजर्स का डेटा चाहिए जो इंडिया में रहते हैं। जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, पेस्ट करके एंटर मारूंगा, तो आप देखो यहाँ से प्रॉम्प्ट गया, एआई एजेंट के पास गया, डेटा इसने फैच करा और यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। देखो ईमेल आ गया, वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। आजकल ना एआई इंटरव्यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। आप किसी भी रोल में जाओगे, फ्रंट एंड बैक एंड, आपका एआई पे एक राउंड होगा। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जब ये राउंड होता है एक बंदा ध्यान रखे? जब 2 टाइप के एआई राउंड होते हैं। आजकल जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे किसी भी रोल के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस जा रहे हैं, एक मैंडेटरी एआई राउंड होना शुरू हो गया है। एआई इंडस्ट्री में जो आजकल चल रहा है, ज्यादा इनोवेशन हो रही है, खाली मार्केटिंग हो रही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर बात होती है, क्या रियल एक करियर स्किल है या खाली हाइप है? आज का पॉडकास्ट जी पूरा पैक्ड है जो आजकल मार्केट में चल रहा है एआई के अराउंड। हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर किया। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है सुमित गोयल। इनका 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को हमने यूज किया इस पॉडकास्ट में। अभी ये क्यूए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर है। इनकी जॉब पे कितना इंपैक्ट है, कितना इंपैक्ट नहीं है, आजकल जो एआई इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, किन बातों का आप ध्यान रखें जब आप इंटरव्यू देने जाएं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, फ्रेशर हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है एआई में मार्केट में, जो रोल्स हैं हमारे फ्रंट एंड बैक एंड, जो डेवलपमेंट रोल्स हैं, टेस्टिंग रोल हैं, कितने इंपैक्टेड हैं, या कैसे मैं अभी अपने आप को अपस्किल करूं और आगे बढ़ूं। तो आज का जो पॉडकास्ट है एक प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है। हमने कुछ इसमें डेमोज भी कवर किए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप चैट जीपीटी पे गए, कुछ प्रॉम्प्ट किया, उसने आपको रिप्लाई कर दिया, बट मान लो आपके पास एक टेबल है, आपने एक डेटाबेस बनाया है। अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ और उस टेबल का नाम दो या कोई डेटा मंगवाना चाहते हो, क्या चैट जीपीटी लाके दे पाएगा? क्योंकि मॉडल उसके लिए ट्रेन नहीं है, नहीं लाके दे पाएगा। तो हमने ये डेमो कवर किया है। एक और डेमो है जो अभी आप पॉडकास्ट में आगे देखेंगे, समझेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हैक्स हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को हमने पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे मैं और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आ सकूं। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो कहो भाई यहाँ पे आप हमें ईमेल करो, मैं मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ भी एक अच्छा सा एपिसोड शूट कर रहे होंगे। तो चलिए जी बात करते हैं सुमित से, आज आप बहुत कुछ जानेंगे। हाय सुमित, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अरे भाई हाथ तो छोड़ दो। हाथ कैसे छोड़ दूं, अभी तो तीसरी बार और आना है मुझे इस पॉडकास्ट पे। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग अगेन। लास्ट एपिसोड हमने शूट किया था 1.5 साल पहले और अब 1.5 साल बाद हम शूट कर रहे हैं। आपको भी 8 साल हो गए काम करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका थ्रू आउट? अभी जब पहला एपिसोड गया था, अभी सेकंड एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं। सो जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बोलूँगा 1.5 साल का हो गया, पता ही नहीं पड़ा, है ना, मतलब। और मैं बोलूँगा जो पहली वाली पॉडकास्ट हमने करी थी तो काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी दिस मच सपोर्ट। और काफ़ी सारे लोगों ने लिखा कि आपकी पॉडकास्ट देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। देखो मेरा ऐसा मानना है अजय कि वीडियोस पे व्यूज़ आए वो एक अलग बात है, बट अगर कोई मुझको ये लिखता है ना कि मैंने आपकी पॉडकास्ट देख के, आपका डेमो देख के मैं इंस्पायर हुआ और मुझे टेस्टिंग में कंटिन्यू करना है, आप मुझको गाइड कर दो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। डेमो लाए हो आज? डेफिनेटली। और मैं आपको इस बार बताने वाला हूँ कि पिछली पॉडकास्ट से ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सेलेनियम वाला डेमो दिखा के बोर नहीं करूँगा। आज हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि कैसे हम एआई से अपने काम को आसान बना सकते हैं। वैसे सुमित, लास्ट 1.5 साल में एआई काफ़ी चेंज हुआ है, कंपनीज़ में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। आज मैंने बहुत सारे सवाल रखे हैं आपके लिए, कैसे एआई चीज़ें चेंज कर रहा है, आपका ओपिनियन क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आजकल एआई इंटरव्यू बहुत कॉमन है, एक राउंड मैंडेटरी हो गया है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या एआई के नाम पे खाली मार्केटिंग हो रही है या फिर एक्चुअल में कुछ हो रहा है? वो सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आते हैं,
आपका कौन किन किन कंपनीज में आपने काम किया है, थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को जो आपको नहीं जानते हैं, फिर मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूँ। तो अजय, मेरी जो जर्नी है वो 2017 में स्टार्ट हुई। तो तब तो टेस्टिंग का टीवी नहीं आता था बस कॉलेज से पास आउट हो गए थे। फिर 2018 में मैंने जॉब देखी, मैं नोएडा आया और तो मुझे जॉब मिल भी गई। इन्फोगेन कंपनी मैंने जॉब स्टार्ट करी और उसके बाद 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे एक्चुअली इनिशियल में ऐसा तो होता नहीं है कि हम गए और डायरेक्ट ऑटोमेशन पकड़ा दिया। पहले मैनुअल टेस्टिंग सीखी, फिर धीरे धीरे ऑटोमेशन में घुसते गए। फिर कोविड लग गया, बेंच पे आए। जब कोविड लगा तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू करा। तो फिर इंटरेस्ट आया, लोग जुड़े, काफ़ी सारे लोग आए। तो फिर मुझे टेस्टिंग में और इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने नए नए टूल सीखे, जैसे प्लेराइट तो खैर बाद में आया था, सेलेनियम अच्छे से किया, फिर रेस्ट एश्योर्ड किया। तो 3 साल ऐसे निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैंने आयरिस सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करी 2 साल, 3 साल इन्फोगेन में, 2 साल आयरिस सॉफ्टवेयर में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे प्लेराइट सीखा। तब प्लेराइट विद जावा सीखा था मैंने। तो नया नया आया था, मुझे दिलचस्पी थी, तो मैंने उसमें बहुत सारे डेमोज़ दिए कंपनीज़ में। तो उसके बाद 2 साल वहाँ हो गए और फिर मैंने फिजित्सु कंपनी ज्वाइन करी, नोएडा में ही है। Okay. और वहाँ पे मैं एज ए टेस्ट स्पेशलिस्ट मैंने 2 साल काम किया। तो वहाँ पे ही फिर मैंने मतलब ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी थी कंपनीज़ में। तो 2 साल वो निकल गए, कब पता नहीं पड़ा तो फिर अभी जो मैं करंट कंपनी है वो मेरी पुरानी कंपनी है। मैं दोबारा से उसी कंपनी में वापस आ गया जिसका नाम है आयरिस सॉफ्टवेयर। Okay. मेरे पास और भी ऑफर्स थे, बट मुझे ये था कि कंपनी अच्छी है, जानी पहचाने लोग हैं। तो फिर मैं अभी आयरिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अभी जो मेरा रोल है करंट, वो प्योर ऑटोमेशन प्रोफाइल है और आई एम वर्किंग विद पाइथन एंड रोबोट फ्रेमवर्क। तो अपने 8 साल कैसे देखते हो थ्रू आउट अभी तक? मतलब काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्सपीरियंस मिला। और जो सीनियर से आप सीखते हो ना, वो मतलब लाइफ लॉन्ग आपको याद रहता है। और 8 साल में ये मैं बोलूँगा कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। जब 2018 में काम करना चालू करा था तब पता नहीं था कि इतना चेंज आ जाएगा कि हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। तो ये तो मतलब सच में एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है जो अब हमारी इंडस्ट्री में आ गई और आगे ये चीज़ें चलने वाली हैं काफ़ी। मेरा इसमें एक सवाल है आपसे कि एआई को लेके 2 ओपिनियन है इस टाइम पे। कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब्स जाएंगी, कुछ बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखो, दोनों ही होगा अच्छा। ऐसा नहीं कि जॉब रहेगी नहीं या फिर जॉब आएगी नहीं, दोनों ही चीज़ होंगी। देखो, मैं इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हाँ हूँ, जी। फिर मैं बताऊँगा मैं किस तरफ हूँ। तो देखो, ये सच बात है अगर मैं बोलूँ कि जॉब्स गई हैं। अगर मैं ये बोलूँगा कि जॉब्स नहीं गई हैं तो ये झूठ होगा, क्योंकि आप देखो लिंक्डइन पे 3-4 साल से आप मैं देख रहा हूँ पोस्ट आती रहती है हर महीने कि इस कंपनी ने ले ऑफ किया या फिर इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने ले ऑफ किया। ये सच बात है। लेकिन उसमें से कुछ पोस्ट फर्जी भी होती हैं। फर्जी कैसे होती हैं? जैसे मान लो ले ऑफ हुआ, तो एआई की वजह से ले ऑफ नहीं हुआ है, बट लोग क्या करते हैं, उनको दिखाना है कि पोस्ट वायरल चल जाए तो लिख देते हैं, बैनर लगा देते हैं कि एआई से जॉब गई है। तो उस केस में फिर ऐसे फियर मॉन्गरिंग होती है जो कि सही नहीं है। तो बट अब मैं बात करूँगा जॉब गई है, बट किन लोगों की जॉब ज़्यादा गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ, उन लोगों की जॉब्स ज़्यादा गई है जिन्होंने अपने आप को 10 साल से अप स्किल नहीं करा, या फिर जो 10-10, 15-15 साल से सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, है ना। और अब मैं बात करूँ जॉब्स आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस पॉडकास्ट में। तो देखो, जो ना पास्ट का आप डेटा उठा के देखना, आपको डेटा ये निकल के आएगा कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, नई जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, कैलकुलेटर का एग्जांपल लो आप। 1970s 1980s में आया था, है ना। तो लोगों ने बोला कि अब तो मैथमेटिशियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि कैलकुलेटर आ गया है। उसके बाद फिर कंप्यूटर आए, तब भी सेम चीज़ बोली गई, लेकिन हुआ क्या, जॉब्स जनरेट भी हुई हैं। उसके बाद इंटरनेट आया, फिर ये चीज़ बोली गई, बट ऐसा नहीं है, जॉब्स जनरेट भी हुई हैं। अब मैं आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा जाते थे म्यूचुअल फंड्स खरीदने। तो आज तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है। पापा मेरे IITR बनना है तो दूर गए, ब्रोकर के पास गए किसी। तो उस टाइम पे सारा का सारा पेपर वर्क होता था, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन भर दिया घर बैठे बैठे। तो उस टाइम पे अब आप देखो, जो वो ब्रोकर था, है ना, लाइन भी लगती थी लंबी लंबी, है ना। तो जो ब्रोकर था तो उसको हर एक चीज़ मतलब वो पेपर प्रोवाइड करता था, सब आपको बताता था। अगर वो ब्रोकर आज होगा, आज मतलब अगर उसकी कंपनी होगी, तब एक कंपनी थी और आज एक कंपनी है उसकी। तो अगर वो आज के टाइम में पेपर वर्क वाली चीज़ें करेगा तो क्या उसकी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। बट अगर उसने अपने आप को अपस्किल किया, है ना, उसने अपने आप को अपस्किल किया, उसने अपनी कंपनी में ऐसे लोग रखे जिनको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स खरीदने आते हैं या फिर जिनको ऑनलाइन IITR भरना आता है, तो उनकी कंपनी चलेगी। राइट। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पेपर वर्क नहीं करना चाहता। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो उसका आंसर यही है कि मैं पॉजिटिव साइड पे हूँ कि भाई अगर AI आया है तो जॉब्स भी बढ़ेंगी।
मैं ये लोग मान जाएंगे भी बट नहीं भी आएंगे। हाँ आप नहीं ये भी कह रहे आएंगी। मतलब मेरा कहना है कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करते रहो डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, है ना, तो उस आपको ये मान के चलना है कि आपकी जॉब हमेशा रहेगी, और आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि देखो अगर आप नेगेटिव सोचोगे फिर तो यार मतलब ये है कि जितना आता है वो भी आप भूल जाओगे, है हो। ना। हाँ, तो इस ऐसे माहौल में मुझे लगता है सुमित, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो अपनी फील्ड के अराउंड ही उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, इंटरव्यू जब आप देते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और स्माइल बहुत मैटर करता है। भले आपका इंटरव्यू भी थोड़ा ख़राब जाएगा ना, तब भी वो आपको ले लेगा कि बंदे में कॉन्फिडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं, हाँ जी। मैं कई बार ऐसा करता हूं, हर इंटरव्यू में ही करता हूं, मुझे अब उसने कुछ चीज़ पूछी, हाँ जी। मुझे नहीं आई, मैंने झट से बोला कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट विद इन अ वीक। आप बोलो ना, और जब तक आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे आपको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को पढ़ने का। तो हमेशा ये याद रखना है कि मतलब कॉन्फिडेंस रखना है, कोई भी इंटरव्यू आप दो, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप स्किल करोगे, तो आपके लिए जॉब्स हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहेंगी। ये तो है, मतलब ये मैं खुद भी बिलीव रखता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखोगे तभी तो कोई दूसरा आपके ऊपर भरोसा करेगा। सही बात है, टू वे है। आज हम एआई टेस्टिंग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं सुमित के साथ, आगे आप बहुत कुछ जानेंगे। और ऑनेस्टली आजकल सिर्फ टेस्टर नहीं, हर वर्किंग प्रोफेशनल चैट जीपीटी, जीमेल, गूगल डॉक्स, क्लॉड, जेमिनी जैसे टूल यूज कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है। नॉर्मली जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो एवरेज स्पीड लगभग 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट के आसपास रहती है। मेरी भी कुछ ऐसी ही थी, 42 वर्ड्स पर मिनट। बट फिर मैंने विस्पर फ्लो यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखना है, आई एम अ रिएक्ट डेवलपर, आई हैव अराउंड 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो लाइक अब एआई एजेंट सीखना है और अब बिगनर से स्टार्ट करना है, तो फिर रोड मैप बना दो 3 months का, और डेली क्या करना है प्रोजेक्ट पे सजेस्ट कर दो। अब इसको टाइप करने की जगह मैंने बस बोल दिया जैसे मैं किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विस्पर फ्लो ने मेरी वॉइस को समझा, ग्रामर एंड पोजेस को ऑटोमेटिकली फिक्स किया और एक अच्छा क्लीन प्रॉम्प्ट बना दिया। रिजल्ट 160 वर्ड्स पर मिनट, सीधा 4x जंप। ऑनेस्टली आउटपुट भी बेटर आया क्योंकि मैं नेचुरली बोल रहा था। और अगर आपको प्राइवेसी को लेके कंसर्न है तो आप प्राइवेसी मोड ऑन कर सकते हो, तो आपका डेटा इनके सर्वर पे स्टोर नहीं होगा। तो बस माइक दबाओ और बोलते जाओ। अगर आपको फ्री में ट्राई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आदत हो गई तो टाइपिंग काफी कम हो जाएगी, और हाँ, टाइम भी सेव होगा। यार सुमित, आजकल ना कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि एआई से 50-70% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बहुत ज्यादा। आपको लगता है आने वाले टाइम में, पहले तो जानना चाहूंगा कितना सच है ये, आने वाले टाइम में क्या क्यूए टीम, जो आपकी टीम है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो छोटी हो जाएगी? देखो सच बात है कि प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंप्रूव हुई है। क्योंकि आप देखो, पहले हम जो फीचर फाइल आती थी हमारे पास जीरा में, तो उसके घंटों घंटों हम टेस्ट केस ही लिखते रहते थे। टेस्टिंग बाद में आएगी, पहले टेस्ट केस लिखने में उसके इतना एफर्ट्स अलग लेते थे। हाँ, उसके एफर्ट्स अलग लेते थे, बढ़िया 2-2 दिन चलाते थे स्टोरी को। तो ये तो है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। अब जैसे आपको कोई कोड लिखना है, बहुत बेसिक सा कोड लिखना है, आप प्रॉम्प्ट डालो, आपको तुरंत मिल जाएगा। और पहले आप क्या होता था, स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते थे। आज के टाइम में तो मुझे लगता नहीं है, बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे जब से चैट जीपीटी आया है। नहीं तो करते होंगे भाई। हाँ तो ये है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। आप प्रॉम्प्ट डालो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। टीम छोटी होगी नहीं होगी, सीधी बात बताओ। हाँ, मैं उस क्वेश्चन पे आने वाला था। तो थोड़ा सा छोटा हो सकती है टीम। देखो मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आपकी टीम में आपको हायर करना है, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट है और ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कोशिश ये करेगी आज के टाइम में कि मैं ऑटोमेशन टेस्टर्स को हायर कर लूँ, क्योंकि वो मैनुअल टेस्टिंग भी कर लेगा, बट जो मैनुअल टेस्टर है वो ऑटोमेशन टेस्टर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जिसको एआई भी आता होगा तो कंपनी उसको ही प्रेफरेंस देगी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे 4 बंदे कर रहे थे तो 3 बंदे की रिक्वायरमेंट हो इन फ्यूचर क्यूए में, बट उस क्यूए वाले पर्सन की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, प्रोडक्ट ओनर भी होते हैं। तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करा, अब उसको क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने एफिशिएंसी बढ़ाई, एआई से टेस्ट केस लिए, उसको तुरंत ऑटोमेट कर दिया कोड लिख के, एआई से अपने कोड लिखवाया जैसे वाइब कोडर करते हैं आजकल। तो आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, मेरी एप्लीकेशन स्टेबल है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना होगा, बग्स लॉक करने होंगे, है ना, और बहुत सारे स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन भी करना होगा। जब आपकी वेबसाइट स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आप चेक करोगे कि मुझे ये वाले टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं कि नहीं करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ना, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए, तो आप एआई भी सीखते रहो साथ के साथ। तो इम्पोर्टेंस तो रहेगी, भले टीम छोटी हो सकती है। तो डेवलपर्स की भी हो रही है, आप देख ही रहे हो, है ना। डेवलपर्स पहले बोलते थे टेस्टर्स की जॉब जाएगी, बट उनकी टीम खुद छोटी हो रही है क्योंकि वो पूरा कोड लिख दे रही है। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ यार कि
पहले ना मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब एज अ डेवलपर पहले मैं एक ना कोड खुद लिख रहा हूँ, मैंने कोड लिखा है, एक अलग ही होता था, एक फील और आती थी। अब यार समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट, प्रॉम्प्ट किया, कोड आ गया, ठीक है। रियल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट खाली प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, जो उसने आउटपुट दिया। इट इज़ अबाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरा थ्रू आउट सिस्टम को लेके कैसे है, कैसे एक सिस्टम बनाया जाता है। बट स्टिल कोडिंग वाली फील्ड में थोड़ा सा मैंने देखा है, थोड़ा कम हुआ है अब की, क्योंकि अब सब चीज़ें कोड मिल जाता है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। बस कॉपी पेस्ट करते रहो। बट उसमें ना फिर आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर वो एरर आएंगे बाद में। कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो, बट आफ्टर जब आप पेस्ट कर रहे हो तो आपको समझ होनी चाहिए, वहीं जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपका फाउंडेशन है, वो काम आता है। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली तो आपको पूरा मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नॉलेज हमेशा काम आएगी आपको। इसलिए मैं कहता हूँ वाइब कोडिंग जो ये करते हैं ना, ये ठीक है, शौकिया तौर पे एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए इट्स गुड, प्रॉम्प्टिंग के बेस पे आप बना लो, बट यार एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मुझे लगता है आज भी ज़रूरी है। बट आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि कंपनीज अब जो हायरिंग कर रही है ना, वो खाली अब ये नहीं मैनुअल टेस्टर है तो ले लो। हाँ, इट इज़ लाइक यू हैव टू बी कंप्लीट पैकेज, जहाँ पे आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए, क्योंकि उनको एक पैकेज देना है एक बंदे को। तो ऑटोमेशन भी हो गया, उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग भी हो गया, एआई भी हो गया, तो उनके लिए वो ज़्यादा रिसोर्स ज़्यादा जैसे यूजफुल है ना। मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे हायरिंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जो ओपनिंग्स आती थी ना, उनका टाइटल होता था एसडेट पोजीशन। जैसे आप मेरी कंपनी का पोर्टल भी चेक करोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा हायरिंग फॉर जेन एआई इंजीनियर। जैसे IBM में आप चेक करो, उसमें लिखा रहेगा हायरिंग फॉर जेन एआई इंजीनियर, हायरिंग फॉर एआई इंजीनियर। तो पोजीशंस का नाम भी बदल गया है। हाँ, बेशक आप क्यूए ऑटोमेशन में ही हो, बट थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएंगी कि आपको जेन एआई आता है। हाँ, भले ही ChatGPT से कॉपी पेस्ट करा उसने, बट हाँ वो लिख दो रिज्यूमे में क्या आता है। राइट। सुमित, आपको एआई जो अभी चल रहा है, एआई इंडस्ट्री को देख के क्या लगता है? क्या एक्चुअल में इनोवेशन हो रही है, या मार्केटिंग हो रही है, या फिर बस स्टोरी टेलिंग हो रही है? दोनों ही हो रही है अभी तो। क्योंकि देखो कंपनी क्या चाह रही है ना, कि उनको बस वो AI लिख दे अपने उसमें, वेबसाइट पे AI लिख दे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंडिंग मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इनोवेशन की बात करते हैं पहले। हाँ जी। तो जैसे आपने कर्जर AI का एग्जांपल ले लो, जो कर्जर AI कोड एडिटर है, तो $60 बिलियन में एलोन मस्क ने उसको खरीदा, है ना। माला माल हो गए रातों रात एम्प्लॉयज़ जो उनकी छोटी सी टीम थी, माला माल हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि काश यार हम भी उस स्टार्टअप में ज्वाइन कर लेते। मैंने अपने दोस्त को बताया, तो वो कहता है यार मुझे भी ऐसे स्टार्टअप में काम करना है, बस फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के खाओ। तो एक तो ये है कि भाई इनोवेशन बहुत तगड़ा हो रहा है, क्योंकि जब से AI आया है तो फटाफट चीज़ें हो रही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फेक चीज़ें भी हो रही हैं इंडस्ट्री में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मतलब काफ़ी महीनों पहले ना उस एक वेबसाइट थी बिल्डर AI, नाम सुना है आपने? सबने सुना हुआ। अलग ही। हाँ, बताओ प्लीज़ आप। तो बिल्डर AI में क्या था, उन्होंने बोला कि हम ना एक ऐसा चैटबॉट बनाया है, उस चैटबॉट का नाम है नताशा नाम था। तो उसमें आप प्रॉम्प्ट दो और आपकी ऐप बन के तैयार। तो माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी अच्छी बात लगी वो, उन्होंने बोला कि यार हम तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत करोड़ों मिलियंस का इन्वेस्टमेंट करा उसने। तो बढ़िया। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद पता पड़ा कि जो उन्होंने दावा किया था बिल्डर AI ने कि नताशा नाम का बोट है, AI बोट है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, जैसे आप प्रॉम्प्ट डालोगे ना, उसके पीछे एक रियल इंसान बैठा था और वो पूरा का पूरा ऐप बना के आपको दे रहा था। तो बाद में एक खुलासा हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट को चूना भी लगा दिया, और मतलब खुद भी बैंकरप्ट हो गई। तो मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये चीज़ें हैं आजकल ना, लोग जैसे एक सॉर्ट ऑफ POC बना के कि भाई किसी को हम पिच करते हैं, वहाँ से 4 पैसे फंडिंग मिल जाएगी, और वहाँ से हम चीज़ें और बेटर कर लेंगे। बट ठीक है, बट आजकल लोग हर जगह हर डोमेन के आगे AI लगा के चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको क्या लगता है, इनोवेशन तो हो रही है, बट ये मार्केटिंग, जैसे आप देखो ना, ChatGPT है, क्लॉड है, इनके ही मॉडल्स नए आते रहते हैं, हाई बनती रहती है कि यार अब तो डिज़ाइन भी हम करवा लेंगे, है ना। ये आप तो कैसे देखते हो इस बट चीज़ों को? मतलब लगता तो अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। फिर आप उसका प्राइसिंग खोल के देखो डॉलर्स में, तो फिर कहते हैं नहीं यार हम खुद ही कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुमित, पहले हम भाग रहे थे AI की तरफ, अभी भी भाग रहे हैं, बट अब कोस्ट टोकन ऑप्टिमाइजेशन, टोकन बहुत खपत हो रहे हैं, उस पे कोस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। वो जैसे मेरा दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब मेरा पड़ोस में ही रहता है, तो हम साथ में रोज़ घूमते हैं। तो यही बात होती है लड़कों के पीछे ना, कि जॉब कैसी चल रही है, और लाइफ के सवाल तो कोई नहीं पूछता है, तो बस जॉब कैसी चल रही है, AI में ये चल रहा है, जॉब जा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे में मतलब क्या यूज़ करते हैं, तो उसने बोला कि यार मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे ये बोला, मतलब हमारे टीम वालों ने बोला कि हम GitHub Copilot यूज़ करेंगे। मैंने बोला क्यों, क्लाउड तो अच्छा, मतलब प्रॉम्प्ट दो, उसको कोडिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो वो ये कहने लगा कि इसकी जो कॉस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बियर करने में कंपनीज को दिक्कत हो रही है। ये बहुत आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
और इस पे बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही है इंटरनेट पे कि भाई टोकन को कैसे वेल ऑप्टिमाइज करें, Well optimized क्योंकि आप देखो ना, जब आप कुछ भी प्रॉम्प्ट करते हो या आउटपुट आता है, टोकन दोनों तरफ खर्च होते हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, काफ़ी सारी कंपनीज इन चीज़ों पे पीओसी कर रही हैं। अब मेरा एक सवाल और है आपसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या ये रियल करियर स्किल है या एक टेम्परेरी हाइप है? आपको क्या लगता है? मतलब पहले जब ये कुछ साल पहले आए थी ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तब तो इतना लोगों को पता नहीं था और मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि यार ये तो Ignore ठीक कर है। दिया। हाँ, ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने जी। कहा यार पढ़ रहे हैं, क्या ही हो जाएगा, पढ़ना तो है ही। तो बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि देखो आप 2 दिन का काम ना 1 दिन में कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूं कि जैसे आपको कोई कोड चाहिए, अब पहले क्या होता था उसमें एरर आएगी, है ना, 2 दिन आप लगाओगे, बट आप क्या आप एक ही दिन में कर सकते हो। और उससे फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, टाइम भी बचेगा, है ना, और आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम खर्च कर पाओगे। और और इसमें एक चीज़ ये और है कि जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो ना, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप डालोगे, चैट जीपीटी में हो या फिर क्लोड हो या फिर जेमिनाई हो, उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा और उतना जल्दी आपका काम होगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरा एक फ़ाइल है, ठीक है, तो उस फाइल में 400 लाइन का कोड है। अब वो कोड फेल हो रहा है, तो मैं वाइप कोडर हूँ, मान लो मैं वाइप कोडर हूँ, ठीक है, तो हूँ नहीं वैसे मैं तो मान लो मैं वाइप कोडर हूँ, ठीक है, तो मैंने फट से कॉपी किया, चैट जीपीटी पे डाला, मैंने कहा यार कोड नहीं चल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं, तो वो आपको 10 आउटपुट देगा, राइट। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट आप स्मार्ट अगर प्रॉम्प्ट डालते, आप क्या करते, जो आपकी कंसोल में एरर आ रही है ना रेड कलर की, एक्लिप्स हो गया या फिर वीएस कोड में रेड कलर की एरर आएगी इसलिए नहीं चल रहा, तो वो आप एरर भी साथ में डाल दो और साथ के साथ ये भी डाल दो किस लाइन में आपको एरर आई है, तो आपको तुरंत एग्जैक्ट वो लाइन देगा कि भाई एग्जैक्ट आउटपुट आपको मिलेगा और फिर आप फिक्स कर दोगे। नहीं तो आप उलझे रहोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार आप खराब प्रॉम्प्ट डालोगे ना, तो आप कोड में चेंज कर दो, फिर वो कोड इतना ख़राब हो जाता है ना, तो उसको मतलब चैट जीपीटी भी नहीं समझ सकता बाद में। राइट। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है जैसे ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना तब आ जाता है जब जैसे आप डेली वर्क कर रहे हो, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर किसी को आनी चाहिए। इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर क्यूए, फॉर मी, आई थिंक दिस फॉर एवरीवन। आप जितना वेल ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट लिखोगे, मॉडल उतना अच्छे से समझेगा और आपको जवाब देगा। अगर मैं बात करूँ कोई आईटी सेक्टर में नहीं भी है, उसको भी आना चाहिए। जैसे मेरे पापा भी डे टू डे टास्क करते हैं, है ना, वो पापा को बोलते हैं कि ईमेल लिख दे तू, मैं कहता हूँ पापा चैट जीपीटी है, ओपन करो, फट से मेल आएगा क्या टेंशन है। तो ये है कि मतलब कोई भी पर्सन हो, डॉक्टर हो, तो दूसरी फील्ड्स के भी लोग हो, तो उनको भी आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए आज के टाइम में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सबके लिए है इस टाइम पे। जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे, जितना आप अच्छे से समझा पाओगे अपनी बात को ना, उतना आपको बेटर ऑप्टिमाइज आउटपुट मिलेगा। ये तो सच बात अब आप बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग करे जा रहे हो, जो आपको चाहिए आप वो नहीं समझा पा रहे हो, टोकन वेस्ट होंगे, है, टोकन लिस्ट होंगे। जो आपका मॉडल है वो हेलुसिनेट करेगा, आपको हर बार चीज़ें अलग अलग देगा, आपको वो राइट चीज़ नहीं मिल पाएगी। सो प्रॉम्प्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या है, जितना अच्छा प्रॉम्प्टिंग आप करोगे, आपके जो टोकन बहुत ज़्यादा जो वेस्ट होते हैं वो कम वेस्ट होते आपने टोकन पे जैसे अजय बात करी, तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। प्लीज़। क्या हुआ ना, मतलब मुझे एक जगह डेमो देना था, हाँ। तो ऑनलाइन मुझे डेमो देना था, तो मैंने क्लोड से करना था मुझे। तो उसमें क्या था, क्रेडिट्स होते हैं, मैं फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहा था, तो मैंने बहुत बार चला दिया, एरर आ रही थी, तो वो वेस्ट हो गए टोकन्स। तो अब मैंने सोचा कि यार अब टोकन्स तो वेस्ट हो गए, मैं 1600 रुपये का क्यों खरीदूँ। तो इस केस में ना मतलब फिर ये था कि वो 3-4 घंटे बाद हालांकि रीसेट हो जाता है, तो मुझे तो थोड़ा वेट करना पड़ा। उसको मैंने बोला कि भाई स्केड्यूल कर लो, मैं करता हूँ। मैंने उसको ये नहीं बताया कि टोकन वेस्ट हो गए ना, तो मैं अब आधे घंटे लिए क्या 1600 रुपये बर्बाद हाँ, करता। right. तो ये चीज़ हो जाती है। टोकन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक क्रोम पे ना कुछ प्लगइन्स भी आते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लो, तो आपको ना परसेंटेज दिखता रहेगा कितने % आपका टोकन खर्च हुआ। कितना तो खर्च इस टाइप हुआ की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो सुमित, अभी हम एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और आजकल ना एआई इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। आप किसी भी रोल में जाओगे, फ्रंट एंड बैक एंड, आपका एआई पे एक राउंड होगा। आपने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जब ये राउंड होता है, एक बंदा ध्यान रखे जब स्पेशली एआई राउंड में जाए? तो आजकल क्या है ना, हर कंपनी ने मैंडेटरी कर दिया है, जो बिग टेक कंपनीज हैं लेती है। मैंने देखा है ऐसा ज़्यादातर ना, एआई राउंड तो हो ही जाता है। पहले मैंने आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2 टाइप के एआई राउंड होते हैं। एक तो होता है जैसे मैंने विप्रो में दिया था, लास्ट ईयर आई थिंक दिया था, इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। तो मेरे पास मेल है कि आपको ना एआई असेसमेंट देना है। तो उसमें था विप्रो बेरीबोट। अच्छा, ये जो उनका खुद का था? नहीं, उनका खुद का नहीं था, ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि टीसीएस वाले भी लेते हैं। बेरीबोट नाम का एआई होता है। तो वो क्या करेगा, जैसे आप उसको खोलोगे तो वो आपको बोलेगा आईडी वगैरह दिखाओ, जो नॉर्मल होता है, कैमरा ऑन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसे नॉर्मल पर जैसे आप मुझसे पूछोगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बंदा नहीं बैठा? हाँ, बंदा नहीं बैठा, कोई एक मतलब आपको लगेगा फील पूरी वैसी ही आएगी, हाँ। बट वो बंदा नहीं रिकॉर्ड भी रहेगा। होगा ये इंटरव्यू? हाँ, रिकॉर्ड होगा प्रॉपर। ओके। हाँ, तो प्रोक्टेड रहता है पूरा। तो आपने जैसे एग्जांपल आपने अपने बारे में बताया
ठीक है, तो फिर वो आपके जैसे ही आप पॉज लोगे ना, 2 सेकंड का आपने पॉज ले लिया या फिर 4 सेकंड आई गेस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो आपके ना आंसर को प्रोसेसिंग करेगा, लिखाएगा प्रोसेसिंग। उसके बाद वो आपको आउटपुट देगा कि हाँ थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट योर सेल्फ, देन लेट्स डिस्कस अबाउट डीप डाइव इनटू द रेज्यूमे विच यू अपलोडेड, इस टाइप से वो बोलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ही 10-15 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें आपको मिस्टेक्स की मैं बात करूँ ना, आपको एक तो घबराना नहीं है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि देखो एआई थोड़ा सा ना हेलुसिनेट करता है, तो हो सकता है वो आपको बोले कि इट्स नॉट करेक्ट आंसर एक्चुअली। हाँ जी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ना कहानी बनाते जाना है उस क्वेश्चन में ना, जितना कहानी आप ऐड करोगे, जितने आप मसाला डालोगे, है ना, तो उस टाइप से आप करो। और दूसरी चीज़ ये है कि उस इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है, तो एंड में 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी थे, जैसे लीड कोड पे होता है ना, सिंपल मतलब सिंपल थे, सिंपल लेवल था, तो कोडिंग क्वेश्चंस भी थे, आपको आउटपुट लाना है। तो इस टाइप से मतलब असेसमेंट चलता है। और उसके बाद आपको ना एचआर खुद कॉल करेगी, मतलब जो भी होगा उनकी, मतलब बैकएंड पे तो मुझे नहीं पता कैसे चेक होता है, बट ये थोड़ा सा मतलब आइडिया इन मैं आपको एडिशन आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, जब आप वो एआई वाला राउंड दे रहे हो ना, तो एक जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ है वो रिकॉर्डिंग या जो ट्रांसक्रिप्ट है हाँ। वो आगे ऊपर जाती है रिव्यू के लिए, उस बेस के ऊपर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आता है। अच्छा, ये है या आपने कहीं मतलब दिया है ऐसा कुछ? मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस सुना अच्छा, था कि सुना आप था। जो भी बातचीत कर रहे हो हाँ। वो ट्रांसक्रिप्ट आगे जाएगी, रिव्यू होगी, फिर आपको अच्छा। नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगा। ओह, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है जी। मतलब एक नई नई बेसिक चीज़ें पता पड़ रही हैं। एक बेसिक प्री चेक हो गया। हाँ, प्री-चेक हो गया। हाँ, उसके थ्रू आगे जैसे कुछ filtration कंपनीज, राउंड हो गया मैं कहूँगा। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे कुछ कंपनीज क्या होती हैं, डीएसए मैंडेटरी है ना, फ्रेशर्स को परेशान रहते हैं फ्रेशर्स, डीएसए कैसे करें, डीएसए कैसे करें, तो वो भी एक टाइप से आप देखो तो फिल्टरिंग राउंड ही है। हाँ हाँ, फिल्टरिंग राउंड है। इतनी भीड़ में से अब पूरी भीड़ को तो हायर नहीं कर सकते, तो एक बार सेट कर दिया। अगर आप उसमें आते हो मेरिट के बेस पे, अगर आपको वो चीज़ आती है, उसमें आप अच्छे हैं, तो आपको आगे जैसे पहले अभी भी होते ही होंगे, एप्टीट्यूड राउंड होता है, वो भी फिल्टरिंग के उस पर काम आता है। राइट। तो अजय मैं आपको ना एक टाइप का इंटरव्यू और बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। हाँ जी। तो उसमें कोई बॉट नहीं था, रियल पर्सन ही था। तो उसने बोला स्क्रीन शेयर करो, मैंने कही ठीक है, हर बार की तरह करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करी, उसने बोला चैट जीपीटी खोलो। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, तो कह रहा है चैट जीपीटी खोलो और ये तुमको प्रोग्राम करना है, कुछ प्लेराइट का कोड था, और बोलता है कि तुम ओपन हो, तुम कैसे भी सर्च करो, आउटपुट लाके दिखाओ मुझे। सही है। तो फिर मैं डालना चालू हो गया प्रॉम्प्ट। बट मैं आपको ये बोलूँगा, मतलब मैंने कर दिया था वो, ठीक है, ऑब्वियसली अब चैट जीपीटी है तो फिर हो ही जाएगा वो, इतना कुछ टफ नहीं था। हालांकि उसमें आपको एक्सपार्ट्स वगैरह तो खुद से लिखनी पड़ेंगी। बट उसने बेसिकली वो देख रहा था आपकी अप्रोच क्या हाँ, है, approach क्या है। प्रॉम्प्ट क्या लिख रहे हो, हाँ। कैसे उस चीज़ को उठाओगे, तो लगाओगे। मतलब मेरा ऐसा मैं मानता हूँ कि उस इंटरव्यू में जो उसने लिया था, आप ऐसा मत दिखाओ कि आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, आप उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे डालो कि यार कैन यू ऑप्टिमाइज दिस कोड, इस टाइप से आप डालो, तो उसको लगे कि हाँ यार बदना मतलब कॉपी पेस्ट वाला नहीं है केवल। तो इस टाइप से भी इंटरव्यूज आजकल लेने लग गए हैं लोग, तो इस टाइप से है। बट चीज़ें आई थिंक आज से हमने 4-5 साल पहले नहीं सोचा था कि ऐसे भी चीज़ें होंगी, ऐसे मतलब- राउंड्स भी होंगे। मतलब चीटिंग अलाउ कर देंगे, काइंड ऑफ चीटिंग ही है ये तो। बट ठीक है, कंपनी में तो एक्चुअल में काम ऐसे ही होता है ना, ये बात आप मानते ये तो ही है। हो। एक बार आप एंट्री ले लो, फिर काम तो आप कर ही लोगे, आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा, इंटरव्यू क्रैक करना मेन थिंग है। तो सुमित, अभी आपको 8 साल तो हो गए हैं, आपने मैनुअल टेस्टिंग भी करी है, आपने ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट भी लिखी होंगी। मैंने दोनों का स्वाद चखा है। बट अब एआई भाई टेस्ट केस लिख देता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख देता है, इवन बग समराइज कर देता है, जो आपको टेस्टिंग करने के लिए डेटा चाहिए होता है वही बना के दे देता है। आपको लगता है फ्यूचर में टेस्टर का काम एग्जीक्यूशन कम, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा? मुझे लगता है फ्यूचर नहीं, अभी से शिफ्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप टेस्ट केस जनरेट करा सकते हो, आप कोडिंग एआई से करा सकते हो, बट जैसे आपको मान लो कोई बग आया, आपने लॉक कर दिया, चलो वो भी आपने बग की समरी भी एआई से बनवा ली, सब वाइप कोडिंग कर दिया आपने, कुछ नहीं किया, बट आपको उसको मैनुअली तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब आपको टेस्ट करा आपने बग, अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये वैलिड सिनेरियो नहीं है, तो आपको डोमेन की नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो नॉलेज कहाँ से आएगी, है ना, वो आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। डिसीजन कहाँ से आप लोगे, आप स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन करोगे, आप अपने टीम लीड के साथ बात करोगे, तब जाके आपको पता पड़ेगा। आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर सकते, भले आप कितने भी वाइप कोडिंग कर लो। तो रिव्यू, मैं बोलूँगा कि फ्यूचर में यही होने वाला है कि रिव्यू आपको करना पड़ेगा। जैसे एआई से मैं कोड जनरेट भी कराता हूँ, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दो। कई बार हुआ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सबने चैट जीपीटी यूज़ करा था, मैंने भी करा था, तो मैं कर देता था, तो मैंने वीएस कोड पे चलाया तो नीचे रेड एरर, तो मैं कहता था यार ये तो बेकार है। बेकार वो नहीं था, मैं प्रॉम्प्ट गलत लिख रहा था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो आपको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको रिव्यू करना है। टेस्ट केस भी जैसे मैं बोलूँ, आपने जनरेट तो कर लिए, अब उसकी प्रायोरिटी टेस्ट केस की मीडियम सेट करनी है, हाई सेट करनी है, लो सेट करनी है, वो कौन बताएगा? वो आपको क्लाइंट बताएगा, या फिर आप डिस्कस करोगे, है ना, तभी तो आप उसको जीरा में मार्क करोगे। वो एआई नहीं कर सकता, वो मतलब अपने हिसाब से दे देगा, बट जो डोमेन की आपको नॉलेज होगी ना, उस हिसाब से आप जा पाओगे। तो आपने अजय बिल्कुल सही बात बोली है कि जो मतलब फ्यूचर होने वाला है, या फिर जो अभी स्टार्ट भी हो गया है, मैं बोलूँगा, तो रिव्यू करना पड़ेगा,
डिसीजन करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ेंगी, वो ChatGPT नहीं कर पाएगा आई गेस। तो भाई फिर आपको क्या लगता है एआई ने टेस्टर्स के वर्कलोड को कम किया है या एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा दी है? ये भी मैं बोलूँगा दोनों ही किया है। आज जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, उसका आंसर ये दोनों दोनों चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ वर्कलोड कैसे कम किया है। मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट वीक मैं एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैंने प्ले राइट पढ़ा, कहीं से कोर्स किया, तो वो जो कोर्स था ना प्ले राइट का, वो जावा स्क्रिप्ट में था। तो मुझे ये था, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें वो जावा स्क्रिप्ट भी मांगते हैं, टाइप स्क्रिप्ट भी मांगते हैं। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट में कोर्स किया, फ्रेमवर्क बनाया, बढ़िया चल रहा था। तब फिर क्वेश्चन ये था, मैं थक गया था। मैं 7 दिन से लगा हुआ हूँ उस कोर्स को कंप्लीट करने में। 10-12 घंटे का कोर्स था, मैंने पूरा मतलब बनाया बढ़िया, तो वो चला। अब मैंने था उसमें लेक्चर ये नहीं था कि टाइप स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करो फ्रेमवर्क को, क्योंकि मुझे दोनों से करना था। तो फिर मैंने बोला यार अब मैं ना थक गया हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट। तो मैंने ChatGPT खोला, एक फाइल दी, उसने थोड़े एरर्स भी है नो डाउट, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में आंसर वो आपको करेक्ट दे दे, तो अदरवाइज मुझको 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे उसको एज्योर पाइपलाइन से भी कनेक्ट करना था। मुझे अपने जो प्ले राइट के टेस्ट केसेस थे उनको क्लाउड पे चलाना था, तो उसमें बहुत सारी YAML फाइल्स होती हैं, तो ये सब मुझे कनेक्ट करना था। तो उसमें एरर पे एरर, क्योंकि मैंने क्या करा था, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे गया, मुझे लगा बड़ा सिंपल है तो कर दो, लेकिन जब करने बैठो ना फिर एक एरर पे एरर, हर उस पर नई एरर, तो उसको भी रिजोल्व कराना था। तो भाई मैंने कहा जल्दी करो, तो मैंने भाई ChatGPT को बोला। और मैं सच बताऊँ आपको अजय, मैं शॉक था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये एरर को रिजोल्व कर देगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप प्रॉम्प्ट देते हो, हाँ जी। कई बार क्या होते हैं, लोग बोलते हैं, मुझे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार ये ना अच्छे आउटपुट नहीं देता। मेरा ऐसा मानना है, आप गिव अप मत करो, आप लगे रहो, पीछे पड़े रहो उसके। जैसे रियल लाइफ में भी होता है ना, आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो तो आपको मिलेगी, आप पीछे पड़े रहो, तो आप मेहनत करते रहो। तो मैंने ऐसे किया, मैं पढ़ा रहा उसके पीछे, भाई ये नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट दिए। तो एंड में मतलब ये मानो कि 2 घंटे मेरा जो पूरा फ्रेमवर्क था जावा स्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, और बढ़िया एकदम चल रहा है, रिपोर्ट आ रही है मस्त। तो ये चीज़ें हैं, तो देखो वर्कलोड तो कम हुआ है। और बाकी मैं बोलूँगा, जैसे मैंने पहले ही बोला, आप टेस्ट केस लिखवा लो, है ना। टेस्ट केस आप लिखवा लोगे, आपके पास पूरा टेस्ट केस लिखे हुए होंगे, आपका काम है कि अच्छे से वेबसाइट को टेस्ट करो, है ना। टेस्ट केस लिखने में काम खराब मत करो, अपना टाइम खराब मत करो। तो वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा कम किया है। बट अगर इसमें हम देखें एक्सपेक्टेशंस, तो जैसे मैंने आपको बताया था, वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वाला दोस्त, तो बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि यार तुम तो सही यार क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो, तुम्हारी तो जो कंपनी है वो बोलेगी कि यार मतलब चिल मारते होंगे तुम, मतलब 2 दिन का काम 1 दिन में कर लिया और चिल बैठे हुए। उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, आजकल क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, क्योंकि अब कंपनी चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो ना वो बहुत जल्दी डिलीवर हो, क्योंकि आप AI यूज़ कर रहे हो, आप पे वो खर्चा कर रही है कंपनी एक तरीके से, है ना, क्लाउड का सब्सक्रिप्शन देके। तो ये है कि वर्कलोड भी बहुत बढ़ा दिया है टेस्टर्स का। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मतलब AI आ गया तो बढ़िया बढ़िया चलेगी लाइफ। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो ये है। तो सुमित, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपके रोल में, स्पेशली QA के अंदर, जो AI नेक्स्ट 3 इयर्स में इजीली कर देगा, और कौन सी ऐसी है जो रिप्लेस नहीं होगी? नेक्स्ट 3 तो अजय मैं आपको बताऊं, देखो नेक्स्ट 3 इयर्स तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी कर दी है। अच्छा, बहुत सारी। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो टेस्ट के जनरेशन हो गया, ठीक है, आपको कोई आइडिया जनरेट कराना है, आपने वो भी जनरेट करा लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोड जनरेशन की मैंने बात करी, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर मान लो आपको कोई फ्रेमवर्क है, आपको उसकी रीडमी फाइल जनरेट करानी है, तुरंत हो जाएगा। या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, ईमेल लिखनी है, ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हो गई। मतलब आई थिंक पहली चीज़ें कितना टाइम लेती थी यार, हाँ। मेल ड्राफ्ट करने में ही आधा घंटा, इधर भागो क्या लिखना है, ऑल ये हाँ, मतलब यस सर लिखना है, कितने अच्छे से लिखना है, खराब ना लगे, वो भी आप लिख सकते हो कि पोलाइटली बोलो थोड़ा। तो ये है कि चीज़ें मतलब बहुत फास्ट पेस पे हो गई हैं। तो इन चीज़ों को तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा रिप्लेस कर दिया, मैं बोलूँगा बहुत आसान कर दिया, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं बात करूँ एज ए टेस्टिंग, फिर मैं डेवलपमेंट में भी आऊँगा, ठीक है। जैसे टेस्टिंग में बात करूँ, आपको एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, मैनुअल टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। AI के हाथ तो है नहीं कि वो जाके कर देगा। आप कितना प्रॉम्प्ट डालोगे उसमें ना, आपको क्लिक करना पड़ेगा, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। तो मैनुअल टेस्टिंग कभी एंड नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैनुअल टेस्टिंग में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतने ज़्यादा बग्स आप फाइंड कर पाओगे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हुई, डिसीजन मेकिंग, है ना, आपको ये चीज़ें टेस्ट करनी है कि नहीं करनी, या फिर जो मैंने बग लॉक करा है उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, हाई करनी है कि लो करनी है। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था, है ना, कि अगर मैं हाई कर दूंगा हाई कर दूंगा तो आपको आज ही फिक्स करना पड़ेगा। फ्राइडे वाला एग्जाम्पल था वो। फ्राइडे वाला एग्जाम्पल। और जैसे टेस्टिंग की हो गई, और एक चीज़ और, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। अब आपको मान लो आपने वाइब कोडर हो, आप फिर से मैं वाइब कोडिंग की बात कर रहा हूँ बहुत आज, तो वाइब कोडर हो, आपने घूम रहे मार्केट में वाइब हाँ वाइब कोडर। तो क्या हुआ, आपने जॉब ले ली, वाइब कोडिंग करके सब कर लिया,
बट आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, अनलेस एंड अनटिल आप वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना हो, बट उसमें भी आप देखो आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ता है। क्लाइंट होता है तो आपको कम्युनिकेशन जो स्किल है ना आपकी, समझाने की स्किल, क्लाइंट को समझाने की जो स्किल है वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे अब मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, मैंने टेस्टिंग पे बहुत बोला, बहुत ज्ञान दिया, अब मैं थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में भी आऊँगा। तो आपने जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप करते हो, तो क्या एआई ये बता देगा कि इस वेबसाइट का लुक एंड फील क्या है एंड यूज़र के लिए? वो तो आप ही बता पाओगे ना कि यार ये बटन का कलर ऐसा होना चाहिए तो जिससे यूज़र्स उस पर क्लिक करें, है ना। जैसे कोई ऐड है, आपको ऐड चलाना है वेबसाइट पे, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट है, ये मेरी थिंकिंग है कि वो ब्लिंक करता रहे ताकि यूज़र का जो ध्यान है उधर खिंच जाए। ऐसे जैसे टेस्टर टेस्ट भी करेगा, फ्रंट एंड टेस्ट भी करेगा वो टेस्टर, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि यार ये जैसे टेस्टर्स हम लोग एग्जांपल देते हैं कई बार कि भाई ये ना बटन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका लुक एंड फील एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से बेटर हो सकता था। तो ये चीज़ अब चैट जीपीटी से नहीं करा सकते। मैं ना चैट जीपीटी से आइडियाज ले सकता हूँ, मेरा ये इंटरफेस इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल यूजर जर्नी होगी जो बेटर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करे, जो यूआई यूएक्स वाली टीम करेगी, फिर वो मेरे पास आएगा, फिर मैं वहाँ पे जरूर चैट जीपीटी क्लाउड जैसे टूल यूज करके अपने काम को फास्ट जरूर करूंगा, बट ह्यूमन वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए। ये तो है, करना पड़ेगा। बट मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि हमें इतना स्मार्ट तो होना पड़ेगा कि जो आगे हम बात कर रहे हैं टीम छोटी हो जाएगी, 10 लोग हैं 7 हो जाएंगे, तो उन 7 में आप फिट हो सको। आपको जगह बनानी पड़ेगी, और जगह तभी बनेगी जब आप एआई टूल्स सीखते रहोगे। वो कहते हैं ना भीड़ में भटकना आसान है, चमकना मुश्किल है। तो चमकने के लिए यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। तो सुमित, आप पर्सनली एआई कैसे यूज़ करते हो अपनी डे टू डे, जैसे आपकी एक्टिविटीज़ जो रहती है कंपनी में, वो थोड़ा बताइए। तो देखो अजय, मैं आपको ना रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या हो रहा था, जैसे आप हर एक बंदा यही करता होगा, जैसे ना जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपने कोड लिखा, आपने कमिट करा, रेपो में पुश करा, गेटअप, जैसे हम लोग गेटअप यूज़ कर रहे हैं तो हमने गेटअप में अपना कोड पुश करा। उसके बाद क्या होता है, जो आपका सीनियर या फिर टीम लीड है वो आपके कोड को रिव्यू करेगा, है ना। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस है। तो अब उसमें क्या है कि कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे, है ना। मान लो आपने नया फीचर लिखा, क्योंकि देखो सबका माइंडसेट अलग होता है ना, कमेंट देगा ही देगा बंदा। तो क्या हो रहा था, हमने बोला कि हम ना एक ऑप्शन आता है, गिटहब आप खोलोगे ना, उसमें ऑप्शन आता है कोपायलट रिव्यू। बिल्कुल। तो उस कोपायलट रिव्यू का फ़ायदा क्या हुआ, जो बेसिक कमेंट्स हमने ना उसको ऐड कर दिया अपने गिटहब में, और हमने एक रूल सेट डिफाइन कर दिया कि जैसे आप रूल सेट क्या डिफाइन कर सकते हो कि मेरे जब कोई भी कोड पुश करे तो चेक करो उस ब्रांच में वेरिएबल का नाम सही हो, वेरिएबल कैपिटल कैमल केस हो, है ना, फंक्शन का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। तो बहुत सारे रूल जो आपके अपने प्रोजेक्ट में फॉलो हो रहे हैं आपने कर दिया, और आपने ये बोल दिया कि जैसे कोई नया फीचर पुश हो डेवलपर के द्वारा या फिर ऑटोमेशन टेस्टर के द्वारा, तो उस पर आपको रिव्यू करना है। तो उससे क्या हुआ, जो बेसिक कमेंट्स नहीं आते, आपने स्पेलिंग गलत कर दी, वेरिएबल के नाम खराब कर दिए, या फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं दिया, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो आगे वाली टीम थी उसका काम आसान हो गया रिव्यू करना, है ना। और एक चीज़ इसमें ये भी है, ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंडली आगे भेज दो आप, क्योंकि कई बार वो गलत सजेशन भी देता है। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे, फिर वही बात आ गई, ह्यूमन वैलिडेशन तो तब भी चाहिए। तो एक एक करके आप कमेंट देख लो, आपको ये बेटर लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो ये करो, एक्सेप्ट मत करो। और जैसे क्या हो सकता है, जैसे VS कोड में कोपायलट का एक्सटेंशन आता है ना, उससे बहुत हेल्प मिलती है मुझको। जैसे आपने मान लो 10 लाइन लिखी या फिर 50 लाइन लिखी कोड की, तो आपको क्या चाहिए, हर एक लाइन के आगे ना मेरा नाम लिख जाए। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो मैंने पहली लाइन में अपना नाम लिखा सुमित, ठीक। जैसे ही आप सुमित ला के स्पेस बार प्रेस करोगे, वो ऑटो सजेशन दिखा देगा सबके आगे सुमित। इवन आप फंक्शन लिख रहे हो अगर कोई भी, वो ऑटोमेटिकली आप बस टैब दबाओ, आप कोड अपने आप आ जाएगा। कोड अपने आप आ जाएगा, ऑटो जनरेशन वाली चीज ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। तो बहुत इसमें मतलब हेल्प मिलती है। बाकी टेस्ट के जनरेशन आप कर सकते हो, साइड में विंडो खुल जाती है VS कोड की, आपको चैट जीपीटी में जाना नहीं है बार बार। तो मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी कंपनीज ना, मतलब मुझे लगता है घंटे बहुत बचा लिया आपने। बहुत घंटे बचते हैं, ये तो है ना। मतलब पूरे हफ्ते आप प्रॉम्प्टिंग करके जो करवाना करवा लो, बाद में फिर एक दिन बैठो, हाँ ठीक कर दो। बढ़िया। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सच्चाई तो यही है। और मुझे लगता है काफ़ी कंपनीज ना खर्चा भी कर रहे हैं कोपायलट का, वो ना मतलब लाइसेंस दे रही है। यूज हो गया, जितना यूज करोगे उतना पे। अच्छा, ऐसा है, पे एज पर द यूसेज। अच्छा, ये है। तो देखो मैं आपको ना आज 2 डेमो देने वाला हूँ अजय, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सेलेनियम का बोरिंग वाला डेमो नहीं दूंगा जैसे मैंने पिछली बार दिया था। तो चलो अब हम, बट यार सेलेनियम को अब हल्के मतलब आज भी मार्केट में मैं तो कहता हूँ है उसकी वैल्यू, बट ये है ना लोग यूज टू हो गए हैं। तो अब 8 साल से सेलेनियम चला ही आ रहा है। क्या लेके आए हो आज, आपके पिटारे से क्या निकलने वाला है? गाइस यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, डेमो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं डेमो की तरफ। तो अजय, जैसा कि मैंने वादा किया था हमेशा की तरह कि 2 डेमो दिखाएंगे आज AI से रिलेटेड। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, टर्म खोली हुई है MCP सर्वर। क्या चीज़ है, उससे पहले एक हम बात करेंगे सिनेरियो क्या है। तो जैसे मैं बात करूं आपसे कि आपके पास मान लो एक मोबाइल है,
हाँ जी, ये रहा ठीक है? मोबाइल। तो इस मोबाइल में अगर मैं बोलूँ आप ChatGPT खोलो, chatgpt.com, और मेरे इस लैपटॉप के अंदर जो डेटाबेस पड़ा हुआ है उससे डेटा फैच करके बताओ, तो ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा? भाई ये तो नहीं कर पाएगा, ऐसे थोड़ी कर पाएगा क्योंकि मॉडल उसके लिए ट्रेन थोड़ी है उस डेटा हाँ के लिए। हाँ, क्योंकि मॉडल आपको वही डेटा दिखाएगा जो उसके पास पड़ा हुआ हाँ है ना। जी, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है मेरा, जो सिनेरियो है वो ये है कि क्या मैं अपने लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? उससे फ़ायदा क्या होगा, मुझको कोड नहीं लिखना पड़ेगा। Right. जैसे हम क्वेरी लिखते हैं, SQL की क्वेरी लिखते हैं, तो वो चीज़ हम डेमो देखने वाले हैं कि कैसे मैं अपने क्लोड को, जैसे मैं यहाँ पे क्लोड यूज़ करूँगा, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, उसको मैं कनेक्ट करूँगा प्लेराइट के साथ, या फिर मैं बोलूँ SQL के साथ, SQL डेटाबेस के साथ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन, मतलब जो आपका माई SQL में डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं चैट जीपीटी से वो डेटा मांगूंगा वो डेटा दे देगा। दे देगा। ओके, तो आप ये MCP यहाँ सर्वर यूज़ करने हाँ, वाले हो, ठीक तो है। इस थोड़ा बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझेंगे। जैसे मेरा क्लाउड डेस्कटॉप खुला हुआ है, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी, जैसे ही आप इस पर प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरी उससे, कि मेरे डेटाबेस से डेटा लेके दे, तो वो क्या, जैसे आप देख रहे हो रियल वर्ल्ड, मतलब ये जो मेरे लोकल में डेटाबेस पड़ा हुआ है ना, वो रियल वर्ल्ड है। और MCP सर्वर क्या है, ये एक, मतलब ये बोलो आप जैसे ब्रोकर होता है ना, आपको कहीं पे जाना है, कुछ काम कराना है, तो आप MCP सर्वर से बोलोगे कि भाई ये काम करके दे, और वो ये काम करके देगा। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने सेटअप वगैरह पहले ही कर रखा है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, उससे पहले आप देखो मेरी स्क्रीन पे, ये रहा मेरा Database। SQL। देखो अब मैं थोड़ी सी टेबल इसको दिखा देता हूँ एक बार। लोग बोलेंगे यहाँ तो कुछ डेटा नहीं है, तो थोड़ा डेटा दिखा देते हैं। बहुत सारी टेबल मैंने बनाई थी, और देखो मैंने टेबल खुद से नहीं बनाई है, ये मैंने ChatGPT की हेल्प से बनाई है। अदरवाइज मैं लिखने बैठूंगा तो फिर यही होता रहता। ठीक इट्स है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपका डेटाबेस में डेटा पड़ा है, आप चैट जीपीटी से बोल के वो डेटा मंगवा रहे हो, Yes. बट MCP सर्वर आपने वहाँ यूज़ किया है। तो जैसे देखो इसमें बहुत सारे डेटा पड़ा है, कितने रोज़ हैं, आई थिंक 20 हैं। लास्ट है राजेश दुबे। तो मैंने इसको बोला यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा हम टाइम सेव कर पाएँ। तो ये मेरी टेबल का नाम है, और ये मेरे डेटाबेस का नाम है सुमित ये आपका गोयल। प्रॉम्प्ट है। हाँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट ठीक है। है। मैं कोई भी SQL क्वेरी यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, मैं केवल एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह, वाइब कोडर की तरह अपनी क्वेरी दूंगा। तो देखो मैंने इसको लिखा, अब देखो इसने तुरंत की तुरंत मेरी, ये देखो ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ये टेबल का नाम है। अरे वाह। ठीक है। तो डेटा तो डेटा ही फैच कर सकता है, और जो भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक ऑपरेशन में करके दिखाता हूँ। तो ये देखो लास्ट वाला क्या था, राजेश दुबे था आई गेस, अभी आ रहा है, ये रहा। अब जैसे मैंने बोला कि मुझको ना डेटा एडिट करना है, डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट भी कर सकते हो। अरे यार। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि इस पे चलते हैं, मैंने बोला कैन यू डिलीट, कैन यू डिलीट। अब तो हाथ इतने तेज चलते हैं, इतने प्रॉम्प्ट टाइप करने में सेट हो गए हैं हाथ, राजेश करते करते प्रॉम्प्टिंग, दुबे फ्रॉम टेबल। सही है भाई। ठीक है। अभी देख लो मैंने पीछे से कुछ एडिट नहीं करा, देखो यहाँ पे राजेश दुबे है, 20 रोज हैं, मैंने एंटर मारा। ठीक, एंटर मारा तो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब बैकएंड में वो ऑब्वियसली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, बट हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यस, डिलीटेड। अब मैं दोबारा से क्वेरी चलाता हूँ, ये सेलेक्ट स्टार वाली, तो देखना राजेश दुबे आपको नहीं मिलेगा। देखो मीरा आ गया ना, एक रो डिलीट हो गई। अपडेट भी आप कर सकते हो, जो भी सारे ऑपरेशंस हैं वो आप कर सकते हो। अब मेरा एक और सिनेरियो है कि जैसे मैं प्लेराइट से ब्राउजर ऑटोमेट करता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ? उससे पहले हम समझेंगे कि यार ये सब हो कैसे रहा है ना। आप बोलोगे कि यार क्या सेटिंग मैंने कर रखी है जिसकी वजह से, तो ये आपने क्लाउड यूज़ किया है? हाँ ये मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, और उस पर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। मैं वेब वाला वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इस पर आप सेटिंग्स में जाओ, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। इसकी एक ना कॉन्फ़िग फाइल होती है, डेवलपर ऑप्शंस में जाओ, और उसके बाद आप यहाँ देखो ये जो कमांड है ना MCP@latest, मैं इसके ना आपको कॉन्फ़िग फाइल दिखाता हूँ। एडिट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल ऑटोमेटिक ही बना देगा। और इस पर आप राइट क्लिक करके, मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखाऊंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें ये खुला, देखो ये जो लाइन है ना playwright@MCP latest, ये क्या कर रहा है कि MCP सर्वर क्रिएट कर रहा है रन टाइम पे। रन टाइम पे। तो एक इसका था जैसे मैं, और जैसे तो एक इसका था, और ये वाला जो है SQL वाला, ये प्लेराइट का अभी हमने बात नहीं करी है, मैंने एग्जांपल बताया है जस्ट। और ये जो है देखो, ये जो मेरा लोकल डेटाबेस है सुमित का नाम, और ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ये कोई फाइल आपने बनवाई चैट जीपीटी से या कैसे भी, और फिर ये आपने कॉन्फ़िगर करी क्लाउड के अंदर? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने जो जहाँ से करा था डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से, वहाँ से एरर्स आ रही थी कुछ। तो मैंने क्या करा था, मतलब ये सब मैंने डाल दिया था, रूट वगैरह, यूजर नेम पासवर्ड, बट फिर मैंने चैट जीपीटी से नहीं बोला इस बार, मैंने क्लाउड में यूज़ करा था, मैंने क्लाउड से ही बोला कि इसको सही से करो। तो ये सब इसने पूरा सेटिंग करके दे दिया। तो जब आपने यहाँ पे देखो यूज़र नेम दिया है, पासवर्ड भी दिया है, दैट्स वाई वो कनेक्ट कर पा रहा है। अगर उसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं होते, मैं इसको गलत कर दूंगा तो नहीं कर पाएगा। तो अब इसी में मेरा एक और सिनेरियो है कि यार क्या मैं वेबसाइट ऑटोमेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ,
ये रहा न्यू फाइल, ये वाला, जैसे मैं कॉपी किया। अब मैंने बोला कि लोकल डेटाबेस में जाओ और उस पर्सन की डिटेल्स फैच करो जिसका नंबर ये हो, मोबाइल नंबर ये हो। हाँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं फैच कर लूँगा। उसके बाद रेडिफ मेल वाली वेबसाइट पे जाओ, डेटा को भरो और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। एक्चुअली मैं ना कैप्चा फिल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेट नहीं होता है प्रॉपर। तो उसके बाद जो भी एरर मैसेज आएगा वो मेरी स्क्रीन पे तो दिखाओ। आपने इसके लिए MCP सर्वर प्लेराइट के लिए भी यूज़ किया है? हाँ, प्लेराइट के लिए जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी ना, उसी के वही है, अंदर? वही अच्छा। चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। हाँ। MySQL के लिए और हाँ। प्लेराइट दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन मतलब आप खुद से भी बना सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द जो चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें वो आपको गिटअप पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। nice. लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। तो अब जैसे मैं पूरा प्रॉम्प्ट करके कॉपी डाल देता हूँ यहाँ पे। प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाला, पेस्ट किया। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी हाँ जी, एक्स हाँ बात जी। नहीं लिखी, ये नहीं लिखा है ना, तमाम भाई झंझट। मैं समझ रहा हूँ आप कैसे अपना काम ऑटोमेट कर रहे हो। बढ़िया, तो बहुत देखो, अच्छा। तो देखो अब ये चलेगा, ब्राउज़र खुला अरे ऑटोमेटिक। नाइस नाइस नाइस। अब देखो ये भरेगा, वही डिटेल्स भरेगा जो डेटाबेस में है। वैसे मैंने ना इसमें एक नीचे ऑप्शन आएगा बैकअप ईमेल, वो मैंने नहीं भरा था तो इसने खुद से डाल दिया। ठीक है। ठीक है, वो भी देखो ये बढ़िया राहुल यार शर्मा आप। का भर रहा है। और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए स्क्रीन पे इंडिया। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है तो वेट करते हैं। तो ये मैंने जैसे एक पेज ऑटोमेट करा है, ऐसे आप बहुत सारा चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। पर टोकन खत्म तो नहीं हो गए? टोकन ख़त्म नहीं होंगे। मैंने इसलिए सुबह नहीं चलाया। सही, बहुत सही। तो जैसे इसने इंडिया भरा है, थोड़ा सा देख लेते हैं बैकएंड में क्या चल रहा है हमारे। देखो इसने पेज लोडेड हो गया, फिल ऑल द फॉर्म्स डिटेल्स। बहुत अच्छा। तो अभी देखो ये भर गया, देखो सारी फील्ड्स फिल हो गई हैं। मैंने ये चेंज कर दिया था, यूए कर दिया था डेटाबेस में, इसलिए वो आ रहा है। ठीक। नंबर भी भरा। और देखो ये जो है ना बैकअप वाला, ये मेरे डेटाबेस में नहीं था तो इसने खुद से डाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेगा, देखो आया कैप्चा कोड कैन नॉट बी ब्लैंक। अब इस मैसेज को ये यहाँ पे प्रिंट भी करेगा, देखो। तो इस तरीके से आप देखो जैसे कि हमने मतलब कुछ भी कोड नहीं लिखना पड़ा हमको ना, चीज़ें कितनी सिंपल हो गई। मुझे लगता है फ्यूचर में इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होंगी। नहीं नहीं, आई कैन, ये पर आपको अंडरस्टैंडिंग है तभी आप हाँ, कर पा ये रहे हैं है, यार। तो अंडरस्टैंडिंग ये है। चीज़ तो देखो कहीं रिप्लेसेबल, मतलब ये रिप्लेस नहीं होने वाली। हाँ, आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। सारी डिटेल दी। हाँ, सारी डिटेल्स बता दी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद देखो कौन कौन से स्टेप्स इसने फिल करे, डेटा फिल करा। और ये देखो एरर मैसेज यहाँ पे आ गया, अच्छा वाला। सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। तो देखो इसने वैलिडेट भी कर लिया। अगर मैसेज और कुछ होता ना तो ये एरर देता मुझको कि मैसेज सेम नहीं है। तो इस टाइप का आप देख पा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान हो गया है। अदरवाइज मुझे इतनी एक्सपार्ट लिखनी पड़ती तो कम से कम मुझे 2-3 घंटे तो लगते हैं इसके लिए, है ना। राइट। कितना बेटर यूटिलाइज किया इन्होंने एक टूल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपने यूज केस को, तीनों को कंबाइन करके एक अच्छा डेमो बना दिया। और यस, इससे कितना आपका काम फास्ट हो गया। यस, डेफिनेटली। तो मतलब ये है कि टोकन आपके एक्सपायर नहीं होने चाहिए, बस ये है टोकन। है ना, मतलब अगर Game सारा फ्री में दे token देता तो मज़ा ही आ जाता, सब कंपनी ये यूज़ करती। एक डेमो और हम देखेंगे छोटा सा, एक N8N करके। N8 एक और डेमो है, डोंट वरी, एक डेमो से काम नहीं बनता है। तो एक और डेमो है N8N। अब मैं जैसे N8N का आपको बताऊँ तो N8N क्या है। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, बहुत ही ये वाला टूल मुझे काफ़ी पसंद आया। हाँ जी। तो व्हाट इज़ N8N एंड हाउ टू क्रिएट वर्क फ्लो। सो बेसिकली हम इसमें ना वर्क फ्लो करेंगे, बिल्कुल। है ना, मतलब हम कोड नहीं लिखेंगे अगेन। तो इसमें क्या है, N8N एक पावरफुल वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल है जो बहुत सारी ऐप्स को कनेक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, आपके पास एक्सेल शीट है, जैसे मैं डायरेक्ट यहीं चलता हूँ, एक सेकंड मैं इसको खोल लेता हूँ। तो जैसे कि मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, ये तो क्रॉप हो जाएगा ना। तो अजय जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। अभी तो देखो यहाँ पे 11 यूज़र्स हैं, फ्यूचर में 1000 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे उन यूज़र्स का डेटा चाहिए जो इंडिया में रहते हैं। ठीक है। ठीक, तो अजय इंडिया में रहते हैं, ठीक है, सुमित भी इंडिया में रहता है। तो मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जो इंडिया में रहते हैं। तो या तो मैं कोड लिखूँ उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि देखो आप सेलेनियम वगैरह से, प्लेराइट वगैरह से कोड लिखोगे, आपको काफ़ी सारे क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, राइट। और वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो इसमें भी हालांकि मैंने क्रेडेंशियल्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप देखो जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, दूसरा वाला प्रॉम्प्ट में कॉपी कर लेता हूँ। सारा गेम प्रॉम्प्ट का है भाई। हाँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और पेस्ट करके एंटर मारूंगा। तो आप देखो यहाँ से प्रॉम्प्ट गया, एआई एजेंट के पास गया, डेटा इसने फैच करा, और यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। देखो ईमेल आ गया, वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा रिफ्रेश करो, आपको पूरा का पूरा वो डेटा मिल जाएगा। तो देखो इसमें कोड नहीं लिखना पड़ा, कोड नहीं लिखना पड़ा। तो जैसे मैं इस पर खोलता हूँ, तो ये देखो अरे वाह। 3-4 लोग थे,
तो जो इंडिया में रहते हैं वो डेटा आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट मतलब एक एजेंट को बेसिकली एक मेमोरी चाहिए और आपका जो टूल है मॉडल, वो हो गया और एक मॉडल चाहिए। मॉडल चाहिए। भाई बहुत अच्छा डेमो दिया आपने एंड काफ़ी इंसाइटफुल था। सवाल मेरा और है, क्या आजकल सेलेनियम जावा सीखना इनफ है या फिर मार्केट प्लेराइट एपीआई CI/CD AI टूल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है? इस पे मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी सीखना इनफ नहीं है कभी ख़त्म नहीं होने वाली टेक्नोलॉजी। देखो मैं आप कभी ख़त्म नहीं होने वाली टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, देखो 8 साल पहले क्या था, HR का कॉल आता था, मैं बोलता था सेलेनियम जावा आता है, तो जॉब लग जाती थी। सब कंपनी सेलेनियम यूज़ करती थी। फिर प्लेराइट आ गया, अब AI आ गया। तो आज के टाइम में क्या है कि देखो आपको मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स सीखने पड़ेंगे, साथ के साथ आपको AI रिलेटेड थिंग्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो जो फ्यूचर होने वाला है ना, आपको AI टूल्स आने चाहिए। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यार देखो, थोड़ा सा सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भागना। ऐसा नहीं हो कि आप AI सीखते जाओ, आपने बेस छोड़ दिया, आपने जावा सीखना छोड़ दिया। क्योंकि देखो इंटरव्यू आज भी ना ऐसे ही हो रहे हैं। पहले वो ये पूछेगा कि आप जावा का कोडिंग क्वेश्चन कर दो, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग क्वेश्चन कर दो, उसके बाद वो AI पे आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना बस AI सीखते रहते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन रखना है, तो तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ये तो है। तो यार उस केस में फिर जो फ्रेशर्स हैं अभी, लाइक अगर आपको उनको एक पाथ देना हो कि ऑटोमेशन के लिए, तो आपको आपकी क्या एडवाइस रहेगी, किस रोड में आपको फॉलो करें या क्या माइंडसेट रखें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे अगर उनको QA ऑटोमेशन में जाना है तो? जैसे अगर मैं रोड में बताऊँ 6 मंथ्स का अगर लेके चलें, क्योंकि इतना तो मिनिमम लगेगा ही। तो देखो आपने पहले मैनुअल टेस्टिंग सीखी, उसको आप यूट्यूब से सीख सकते हो। आई थिंक 14-15 दिन से ज़्यादा उसको मत देना, फिर आप ऑटोमेशन पे आ जाओ, ठीक है। ऑटोमेशन आपने सीखी, क्योंकि वो तो मस्ट है ही ना, आपको करना ही पड़ेगा। राइट। तो उसमें आपने देखो सेलेनियम आप सीख सकते हो, सेलेनियम विद जावा सीखना ज़्यादा डिमांड है, और प्लेराइट विद जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि उस जावा से कॉल्स कम आएंगे आपको। उसके बाद देखो आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, आपने देखो उसके साथ साथ ना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करते रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने केवल पढ़ाई में निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। उसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग भी बनाती रहनी पड़ेगी, क्या पता बीच में अपॉर्चुनिटी मिल जाए पहले ही। Right. ऐसा नहीं कि वेट करते रहो। और साथ के साथ आपको देखो रेज्यूमे अच्छे से बनाना है। और किसी को देखो अगर लिंक्डइन पे किसी से भी, मतलब आपसे हो गया या फिर मेरे से हो गया, तो प्रॉपर आप ना उसको हाई लिख के मत छोड़ो। आप बोलो कि यार आपकी में जॉब आईडी निकली है और आप रेफरल दे दो, तो तब ज़्यादा चांसेस होंगे, है ना। ऐसा क्योंकि कई बार क्या है ना, लोग हाई लिख के छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलें। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और आपको रिवीजन भी करना है साथ के साथ, क्योंकि आप जो पढ़ोगे अगले दिन भूल जाओगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप चलोगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली करेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। बट इट्स लाइक कि मार्केट में क्या चल रहा है वो भी देखते रहो, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हाँ, रहो। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ और है, आजकल रिज्यूमे में ChatGPT, क्लॉड, कोपायलट लिखना स्मार्ट है या रिस्क है? इंटरव्यूअर को कैसे पता चलता है कि ये बंदा फेक है या रियल है? मुझे याद आ रहा है अपने एक और इंटरव्यू ना मैं शेयर करता हूँ, बहुत इंटरव्यू दिए मैंने, क्योंकि तो उसमें मैंने ना जब ChatGPT नया नया आया था तो मैंने लिख दिया था, मैंने थोड़ा बहुत यूज़ भी करा था, ऐसा नहीं, हाँ जी। प्रोजेक्ट में वगैरह यूज़ भी करा था। तो उसने तुरंत बोला, मेरे को लगा इंप्रेस हो जाएगा मेरे को, यार ये सब आता है। तो कहता है कि सुमित, हमारी कंपनी में ना ChatGPT ब्लॉक है, और बहुत कंपनीज में होता है, सिक्योरिटी रीजन से होता है। तो कहता है यार सुमित, हमारे में तो ब्लॉक है, तुम काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ChatGPT यूज़ करते हो। मुझे लगा यार ये तो लेने के देने पड़ गए। तो वो कहता, तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको बताया बड़े प्यार से कि भाई बिफोर ChatGPT आई वाज डूइंग वेरी वेल, इट्स जस्ट आई एम यूजिंग दैट सो माय टाइम कैन बी सेव्ड। इस टाइप से मैंने बोला। तो देखो बैकफायर भी कर सकता है। अब बात आती है कि इंटरव्यूअर पता कैसे लगाएगा। देखो अगर जिसने ज़्यादा यूज़ नहीं करा ना, तो वो उतना बताएगा, वो बोलेगा कि यार मैंने ना प्रॉम्प्ट डाला और कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत ही जेनरिक से आंसर्स होंगे। बट अगर इंटरव्यू ने आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ आपने अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करी, कोड तो आपने ले लिया, या फिर वो बोलेगा कि आपने ऐसा कभी हुआ है कि AI से कोड मिला है और आपने उसको रिजेक्ट करा है, क्या ऐसी सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, या फिर वो बोलेगा कि आपने AI से कोड तो जनरेट कर लिया, उसको आपने वैलिडेट कैसे करा। तो इस टाइप की अगर सिनेरियो जब पूछे, अगर किसी ने यूज़ नहीं करा है तो वो ही होती है बीच में तो ना फिर वो समझ जाता है कि हाँ भाई इसने यूज़ नहीं करा है, तो इस टाइप से वो पकड़ लेगा। जब करी होती है ना चीज़ तो कॉन्फिडेंस हाँ, अलग होता अलग है, होता ये है। तो फ़र्क है। तो एक रैपिड फायर रखा है आपके लिए, यू हैव टू पिक वन। अच्छा, प्लेराइट और सेलेनियम? प्लेराइट इन 2026। ChatGPT और क्लॉड? ChatGPT फॉर डे टू डे टास्क, क्लॉड फॉर कोडिंग। वेरी नाइस। कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग? कोडिंग प्लस प्रॉम्प्टिंग आई वुड से। सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली। मैनुअल टेस्टिंग अलाइव इन 2030? Yes, I think it will definitely be alive. It cannot be replaced by ChatGPT. अभी तक तो ऐसा ही है। One AI tool you use daily? I'm using GitHub Copilot. One skill every tester must learn in 2026? I think coding हो गई, prompting हो गई, and communication skills. ओके बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, आपके बारे में दोबारा जान के। हमने बहुत सारे सवाल कवर किए AI के अराउंड। उम्मीद करता हूँ जी बहुत कुछ आपने इस पॉडकास्ट से सीखा होगा। जाते जाते फाइनल एडवाइस उन लोगों को, चाहे वो QA हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, डेवलपर किसी भी रोल में हैं, थोड़ा AI को देख के थोड़ा डर जाते हैं,
एक फेयर रहता है, कैसे उस फेयर को कम करें, कैसे एक राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, प्लीज़। तो एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, जैसे कोई भी अगर फ्रेशर मुझको देख रहा है तो वो हर एक बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगी। सवाल ये नहीं होना चाहिए, उससे डरावना सवाल ये है कि जो पर्सन एआई को यूज़ कर रहा है ना, वो हमारी जॉब खाएगा कि नहीं खाएगा, और वो डेफिनेटली खा जाएगा, क्योंकि कंपनी को वैसे ही लोग चाहिए। Right. तो आप डरो मत और ज़्यादा यूट्यूब चलाओ मत, क्योंकि उस पर ना लोग चाहते हैं कि उनकी वीडियो सबसे ज़्यादा ऊपर उठे, तो वो थोड़ा डराते भी हैं कई बार, है ना। सही वीडियो देखेंगे, हाँ, ये वीडियो जरूर हाँ, देखेंगे। ये वाली वीडियो जरूर देखनी है, और नीचे कमेंट्स में बेस्ट पॉडकास्ट का वो भी लिख देना। हम यही ट्राई करते हैं कि एकदम जेन्युइन कंटेंट बनाएं, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दें। पर प्लीज़ आप बताइए। तो जैसा कि है ना, मैंने बोला कि आप यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे ज़्यादा मत सोचो, आप पढ़ो, हाँ जी। एआई टूल से भी अपग्रेड करो अपने आप को, क्योंकि उसी की डिमांड हाँ है। जी। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि देखो, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया बहुत बार, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है या फिर बहुत कंपनीज कह रही हैं कि यार क्लाउड इतना एक्सपेंसिव, क्लाउड इतना एक्सपेंसिव है, उसको हम बियर ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इससे अच्छा तो मतलब ह्यूमन की कॉस्ट कम थी, राइट। और वो बात भी मान लेते थे आराम से, उनको जैसा बोल दो वो डल जाते थे। तो ऐसा हो रहा है, और मैं ये बोलूँगा आप अपस्किल करते रहो, डरो मत, Right. और नेटवर्किंग बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो इन चीज़ों को आप करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, जैसे आपने जो POCs दिखाई, अभी डेमो दिखाए, अगर आप वैसे चीज़ें पढ़ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो, इवन इंटरव्यू में भी बता रहे हो मैंने ऐसा कुछ बनाया है, तो यार बंदा इंप्रेस होगा कि बंदा यूज़ कर रहा है ये। यही चीज़ है जो आपको उन लोगों से अलग बनाएगी। और जब भी लर्निंग करो ना, कहीं से भी, यूडेमी से करो, यूट्यूब से करो, या तो उसको मूवी की तरह मत देखो। वो एटलीस्ट जो फ्रेमवर्क बना रहा है खुद से बनाओ, और उसको ना ऐसा नहीं कि उसमें भी आप चैट जीपीटी कर लो। नहीं, अगर आप बनाओगे नहीं तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रिपेयर करो, या फिर आगे इंटरव्यू के लिए जाओ। ये तो है। आगे आप इंटरव्यू के लिए जाओ। राइट। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट जाते जाते एक शायरी हो जाए। शायरी वाह शायरी करना पड़ेगा आपको। हाँ, वाह करेंगे। और कमेंट्स में भी सब वाह लिख देना। वाह लिखना भाई, चलो। तो अजय, वैसे ना मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है, तो अभी मैं घर से चाय पी के ही आ रहा था। तो इंडिया में भी हमारे चाय का मतलब काफ़ी मतलब ट्रेंड है ना, चाय पे चर्चा ये सब। तो मैं चाय के ऊपर ही 2 लाइन सुनाता हूँ, हाँ जी। ठीक है, जो मैं घर से पी के आया था उसके ऊपर। बढ़िया चाय थी, मीठा कम, अदरक ज़्यादा, मज़ा ही आ गया। सुनो ज़रा अदरक वाली चाय बनाओगी क्या? सुनो ज़रा अदरक वाली चाय बनाओगी क्या? मैं दफ्तर से थक के घर आऊँ, अपने हाथों से पिलाओगी क्या? और मैं ना तुम्हारे बालों में गजरा लगा दिया करूँगा, मैं तुम्हारे बालों में गजरा लगा दिया करूँगा, तुम गर्मा गर्म रोटी खिलाओगी क्या? सुनो ज़रा अदरक वाली चाय बनाओगी क्या? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत ज़रूरी है ऐसा माइंडसेट रखना, अपने आप को एंटरटेन करना, काम भी करना, बैलेंस रखना। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, एंड उम्मीद है जी इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए कमेंट जरूर ही करना। कमेंट में पार्ट 3 लिख देना ताकि मैं दोबारा आऊँ। डेफिनेटली। बाकी मैंने सुमित का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।